Welcome. Myself Sanjay Tiwari. I am working in BN College of Engineering and Technology, Lucknow, in Mechanical Department as an Associate Professor. We are taking a subject, Industrial Engineering. This subject is taught in Mechanical third year in 5th semester. Today we are in second lecture. So, let us move to our course content. And in previous lecture we have discussed about the production system, about industry and about the course outcome of this subject. So, हमने वहाँ देखा था कि इंडस्ट्री का मतलब जब वहाँ से कुछ भी आउटपुट बाहर निकल के आता है, इट मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल. टेंजिबल मीन्स कोई गुड्स होगा और इनटेंजिबल मीन्स कोई सर्विसेज होगा. जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो वहाँ से आपको गाड़ी मिलती है तो आप कह सकते हैं गुड्स इंडस्ट्री है. अगर हॉस्पिटल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बैंक जाते हैं तो उसे आप कह सकते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री है. तो किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो, किसी भी टाइप का आपका सिस्टम हो, इट मे बी उसका एक प्रोडक्शन सिस्टम होगा. एक प्रोडक्शन सिस्टम से मतलब यहाँ पे है कि उसके अंदर रॉ मटेरियल के जाने का एक तरीका होगा, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरीका होगा, उसके बाद उसको बाहर आने का एक तरीका होगा. बाहर आने के बाद वो एंड यूज़र के पास जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्शन सिस्टम की. तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि प्रोडक्शन सिस्टम से मतलब ये है कि कुछ इनपुट होना चाहिए. इनपुट क्या होगा? कुछ इंसान लोग होंगे, मैन होंगे, मशीन्स होंगी, मटेरियल, एनर्जी, इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इस टाइप के मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व होंगी. वो एक सिस्टम में जाएंगी, एक इंडस्ट्री में जाएंगी, जहाँ उस पर कुछ प्रोसेस किए जाएंगे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ उसके लिए इन्वॉल्व होंगी, प्लांट इन्वॉल्व होगा और उसके बाद वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बन के आएंगी. तो इसी को हम कह रहे हैं प्रोडक्शन सिस्टम. ये किसी भी टाइप की इंडस्ट्री में हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, कितने टाइप के हो सकते हैं प्रोडक्शन सिस्टम. तो अगर हम इसको क्लासीफाई करने की बात करें तो बेस्ड ऑन प्रोडक्ट वैरायटी एंड प्रोडक्ट वॉल्यूम. तो प्रोडक्ट वैरायटी और प्रोडक्ट वॉल्यूम के बेस पे अगर हम डिवाइड करने इसको चलते हैं तो हम क्या पाते हैं कि प्रोडक्ट वैरायटी से मतलब क्या है कि ऐसी इंडस्ट्री जहाँ कुछ एक स्पेसिफिक टाइप का ही प्रोडक्ट बन रहा है तो वहाँ वैरायटी कम है. लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्री जहाँ मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वहाँ प्रोडक्ट वैरायटी ज़्यादा है. जैसे आज आप देखें तो जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं उनके पास उस व्हीकल का केवल एक मॉडल नहीं है, उसके कई मॉडल्स हैं. शेप साइज़ अलग अलग हैं. तो अगर मॉडल अलग है, शेप साइज़ अलग अलग है तो पार्ट्स की डायमेंशन भी अलग होगी और उसका फिर मैन्युफैक्चरिंग भी अलग अलग कहते हैं लाइन पे होंगे. तो इट मीन्स इसी को कह रहे हैं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. और अगर बात करें प्रोडक्ट वॉल्यूम की तो वॉल्यूम का मतलब क्या है कि कितनी क्वांटिटी इंडस्ट्री प्रोडक्शन में ले रही है. ठीक है. इसकी बात करें तो इस बात पे अगर डिफाइन करें तो हमारा सारा का सारा इंडस्ट्री दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं. दैट इज़ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम एंड इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम. कंटिन्यूअस से मतलब यह है कि यहाँ पे जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए चलता है. ऐसा नहीं है कि आज हमने कुछ काम कर रहे हैं कल बंद कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना. वहाँ पे जब भी कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो शुगर इंडस्ट्री इंडिया में भी अगर देखें आप तो एक बार स्टार्ट होने के बाद कम से कम 6 मंथ और 7-8 मंथ उसको रन करना ही करना है. क्योंकि उसको स्टार्ट करने के लिए जितनी एनर्जी, जितना मनी इन्वॉल्व है उसको हम बार बार इंटरमिटेंट फॉर्म में ओपन क्लोज नहीं कर सकते. वो एक शॉप नहीं है. ठीक है. तो ऐसा पॉसिबल है. लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसी है कि आज हमने काम किया कल नहीं किया, है ना. तो वहाँ पे उसी को बोल रहे हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम. 10 दिन काम किया, 10 दिन के बाद उसको ऑफ कर दिया, फिर 10 डेज़ वेट किया, फिर 10 डेज़ बाद काम शुरू किया. ठीक है. ऐसा हो सकता है. तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम को अगर हम बीच में फिर से देखें तो वहाँ पे दो टाइप का कहते हैं वॉल्यूम के बेसिस पे डिवीज़न हो सकता है. दैट इज़ प्रोसेस या कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन. दूसरा है मास प्रोडक्शन. तो जैसे अगर बात करें, अभी इसका एग्जांपल लेते हैं और इसमें बात करें तो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम की बात क्या है कि बैच प्रोडक्शन, जॉब शॉप प्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट प्रोडक्शन. तो इस 5 टाइप के डिविजन्स में सारी की सारी इंडस्ट्री हमारी डिवाइड है पूरे वर्ल्ड वाइड. जरा एग्जांपल देखते हैं तो शायद चीज़ें और क्लियर हों. जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं प्रोसेस कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन, जैसे पेट्रोलियम है, केमिकल है, स्टील है, शुगर इंडस्ट्री है. तो कंटिन्यूअस का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि 24/7 इंटू 12 ईयर्स इंटू 12 मंथ, ऐसा नहीं कह रहे हैं. ठीक है. तो लेकिन जब स्टार्ट होगा तो उसके बाद एक लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, वो उसको हम ऑफ नहीं कर सकते. जैसे अभी एक बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल है पेट्रोलियम का. अभी इस कोविड-19 के टाइम पे आपने पेपर में पढ़ा होगा कि पेट्रोलियम के जो क्रूड ऑयल है उसके कॉस्ट बहुत कम हो गई थी. ज़रा कभी इस पर ध्यान दीजिए, उस पर गौर करिए, स्टडी करिए कैसा उसके रीजंस क्या थे. एक्चुअली क्या था कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन
उसको अगर हम देखें तो वो कंटिन्यूस चल रहा था, लेकिन कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड पेट्रोलियम की डिमांड बहुत कम हो गई। जब डिमांड बहुत कम हो गई तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होना क्या चाहिए था, बंद होना चाहिए था। बट दे कैन नॉट स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, क्योंकि एक बार स्टॉप करने के बाद दोबारा से स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट, बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व हो जाती है। तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कंटिन्यूअस है, डिमांड ख़त्म हो चुकी है, तो उसको स्टोर कहाँ किया जाए। तो ऐसा भी एक टाइम आ गया कि उसको इन्वेंट्री में स्टोर करने के लिए जो मनी इन्वॉल्व है वो भी निकालना मुश्किल हो गया। तो उसी टाइम पे आपने कहा कि क्रूड ऑयल का रेट निगेटिव में चला गया। और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, थोड़ा बहुत मैंने जो आइडिया निकाला मुझे स्टडी करके ऐसा मिला। तो ये पेट्रोलियम की बात थी। ऐसे केमिकल, स्टील, शुगर इंडस्ट्री में है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्शन चलेगा, तो इसी को कह रहे हैं कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन। नेक्स्ट है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन की बात क्या है, जैसे आप अगर आपसे बात करें कि एक कार है, कार में कितने इंजन, तो आप कहेंगे कि 1 इंजन, ठीक है। लेकिन मैं पूछूं कार में कितने नट बोल्ट लगे हैं, कितने स्क्रू लगे हैं, कितने रिवेट्स लगे हैं, तो ये थोड़ा बताना मुश्किल काम है, ठीक है। तो किसी भी असेंबली में कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, कुछ उसके बहुत ही छोटे पार्ट्स होते हैं। तो अब आप कोई पूछे कि कार को बनाने में एक इंजन ब्लॉक चाहिए, ठीक है, नो डाउट, लेकिन कितने नट बोल्ट चाहिए, इसकी क्वांटिटी करने के लिए अगर देखें तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी है। तो इस टाइप से कितनी अगर ये माने कि इंडिया में पर डे 10,000 कार सेल हो रही हैं, तो कितने नट बोल्ट उसमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा कितनी कार सर्विस सेंटर में है, वहाँ कुछ ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर देखा जाए तो इस टाइप की चीज़ें, जैसे बॉल बेयरिंग है, अब बॉल ऑफ बेयरिंग जो स्मॉल बॉल्स हैं, उसकी क्वान्टिफाई आप नहीं कर सकते। उसके प्रोडक्शन को मास में करना है, मास में करना है, क्योंकि उसका डिमांड कब आएगी ये भी नहीं पता है, और उसको हम बैच में या ऑर्डर पे नहीं कर सकते, उसको बनाना ही पड़ेगा। नट बोल्ट है, स्क्रू है। इसी टाइप से देखें तो आपके कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में तमाम आईसी यूज़ की जाती हैं, सर्किट्स वगैरह में, उनका कुछ नहीं है। बाइसाइकिल में देखें तो बहुत सारे नट बोल्ट, बहुत स्मॉल पार्ट्स हैं। तो इस टाइप के पार्ट्स जिसमें हम बहुत मास में हमें ज़रूरत पड़ती है पर डे, उसको हम मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं। सिमिलरली ऐसे देखें बैच प्रोडक्शन, हमें ये तो पता है ना कि पर डे अगर 1000 कार की सेलिंग है, तो पर डे 1000 कार हमें बनाने की ज़रूरत है पूरे इंडिया में सारी कंपनीज़ को मिल के, और पर डे हमें 1000 इंजन ब्लॉक की ज़रूरत है, पर डे 1000 चेचिस की ज़रूरत है। तो इस टाइप से अगर देखे जाए तो हमें एक डेफिनेट क्वांटिटी पता है। तो डेफिनेट क्वांटिटी पता है तो उसी को कह रहे हैं बैच। एक बैच पता है कि इतने साइज़ का एक बैच है, ये हम अगर पर डे प्रोड्यूस कर पाएँ तो हमारा काम चल जाएगा। तो इस टाइप के प्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं बैच प्रोडक्शन। नॉर्मली ये जो थोड़ा सा मीडियम साइज़ के इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ हमें इसको यूज़ करना पड़ता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक मोटर्स हों, ऑटोमोबाइल इंजन हो, मशीन टूल्स हों। क्योंकि मशीन का जो कोई मशीन आपकी वर्कशॉप में लगाया गया है तो उसका भी डिमांड ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस बना रहेगा। एक मशीन लगने के बाद दूसरी मशीन आने में बहुत टाइम लगता है। इस टाइप से जब तक कोई नई इंडस्ट्री नहीं सेटअप होगी तब तक ले वहाँ पे नई मशीन की ज़रूरत कम पड़ती है, ठीक है। तो इसी को बोल रहे हैं बैच प्रोडक्शन। नेक्स्ट है जॉब शॉप प्रोडक्शन। जॉब शॉप प्रोडक्शन मतलब क्या है, जब हमारे पास ऑर्डर आएगा, जहाँ पास ऑर्डर प्लेस होगा तब हम काम शुरू करेंगे। उसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके लिए हम सप्लायर ढूंढ रहे हैं, किसको देना है, कस्टमर ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब हमारे पास ऑर्डर आएगा, जैसे शिप बिल्डिंग है, शिप बिल्डिंग मीन्स पानी के बड़े बड़े जहाज़ हैं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत मनी इन्वॉल्व है। तो एक शिप बिल्डिंग के लिए जब ऑर्डर आएगा तब काम शुरू होगा। ब्रिज की बिल्डिंग है ना, हैंडमेड क्राफ्ट है, लाइक फर्नीचर है। एक कोई भी कारपेंटर फर्नीचर बना के स्टोर नहीं कर सकता जब तक उसके पास ऑर्डर ना आए। हाँ, नो डाउट सैंपल दिखाने के लिए आप कुछ रख सकते हैं, लेकिन शिप बिल्डिंग में आप एक शिप का सैंपल नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे इस टाइप का प्रोडक्शन होगा, उसे आप बोलेंगे जॉब शॉप प्रोडक्शन। यू विल रिसीव द ऑर्डर एंड स्टार्ट द प्रोडक्शन। एक और एड ऑन हुआ है दैट इज़ नोन एज प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, कि कुछ ये लगभग जॉब शॉप प्रोडक्शन की तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका जो साइज़ है, जो मनी का इन्वॉल्वमेंट है, वो जॉब शॉप प्रोडक्शन से कुछ ज़्यादा है ना, तो बहुत ज़्यादा है। किसी खास ऑब्जेक्टिव के लिए इसको हमें बनाना होगा, तो उसको आप कह रहे हैं प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। कोई एक खास प्रोजेक्ट होगा, जैसे अगर हम कहें कि मार्स मिशन है, तो मार्स मिशन एक बहुत स्पेसिफिक टाइप का एक मिशन है, एक प्रोजेक्ट है। तो उसके लिए जो कुछ भी हमें स्टार्ट करना है, मनी, मटेरियल, एनर्जी, टाइम, सब उसमें लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप के हम जो प्रोडक्शंस हैं उसको आप कहेंगे प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट,
सैटेलाइट्स, स्पेसक्राफ्ट, डैम, रोड्स, कोई नई रोड, कोई नया नेशनल हाईवे अगर लॉन्च किया गया तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इस टाइप के काम को हम बोल रहे हैं प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, ठीक है। तो जितने टाइप के आपको यहाँ पे प्रोडक्शन दिख रहे हैं उन सारे को काम करने का तरीका भी कुछ अलग अलग होगा, है ना। जैसे एग्जांपल ने थोड़ा सा समझ में ऐसे आएगा कि अगर एक छोटी सी चाय की दुकान है, उसने कहा कि मैं सिर्फ चाय बनाता हूँ और कुछ नहीं बनाता हूँ, तो उसके पास अगर आप देखेंगे तो जो उसके पास इक्विपमेंट्स होंगे, गैस, बर्नर और पैन, इन सब का अरेंजमेंट ऐसे होगा कि चाय बहुत स्पीड से बनती रहे और सप्लाई होती रहे। लेकिन एक शॉप ऐसी है जहाँ पे चाय भी बनता है, समोसा भी बनता है, जलेबी भी बनता है और खस्ते भी बनते हैं, ऐसे ही मल्टीपल टाइप के अगर प्रोडक्ट वहाँ पे बनते हैं तो वहाँ पे उसका अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट टाइप का होगा। तो आप इसमें आप ज़रा गौर करके देखें तो प्रोसेस कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर शुगर इंडस्ट्री है तो वहाँ पे शुगर मेन प्रोडक्ट हो गया, हाँ कुछ बाई प्रोडक्ट बन सकते हैं, अल्कोहल, सैनिटाइज़र, इस टाइप के, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है उसके वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसे 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 हम लोग कहते हैं इसे देखें तो मास प्रोडक्शन में देखें तो वहाँ पे और भी वैरायटी बहुत कम है। बैच प्रोडक्शन में कुछ वैरायटी बढ़ जाती है, जॉब शॉप में तो और वैरायटी बढ़ जाती है कि आपको हो सकता है कि कई तरीके का ऑर्डर मिले, आपको पता ही नहीं है कि मुझे किस टाइप का ऑर्डर मिलना है। आपके वेल्डिंग की शॉप है, आपको वेल्डिंग की शॉप है, आप गेट बनाते हैं, रेलिंग्स बनाते हैं, कुछ बनाते हैं स्टील का, आपको नहीं आइडिया है कि हमें किस टाइप का ऑर्डर मिलने वाला है। तो जॉब शॉप प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा आपको वैरायटी मिलेगी और इसी के लिहाज से हमें अपने जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अलाइन करना पड़ेगा। तो आगे चल के देखेंगे कि प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, डिफरेंट टाइप के लेआउट आगे देखेंगे तो वो वहाँ बात की जाएगी, वो डिपेंड करेगा इसी पर। ओके, चलिए, तो अगर थोड़ा सा एक ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो अगर हम वॉल्यूम और वैरायटी के बेसिस पे एक ग्राफ देखें तो आपको दिखाई क्या पड़ रहा है कि जो फ्लो प्रोडक्शन है वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है लेकिन वैरायटी कम है। फिर मास प्रोडक्शन में आते हैं, थोड़ा वॉल्यूम कम होता है, वैरायटी बढ़ जाती है। बैच प्रोडक्शन में और वॉल्यूम कम हो रहा है, वैरायटी बढ़ जा रही है। और ऐसे देखते हैं जॉब शॉप प्रोडक्शन में वॉल्यूम कम हो रहा है, वैरायटी बढ़ जा रही है ना। और अगर फाइनली देखें प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में तो इसमें वॉल्यूम बहुत कम हो रहा है लेकिन वैरायटी बहुत ज़्यादा है ना। तो इस टाइप से इसको हम कर रहे हैं। इन सब के लिए जो लेआउट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, तभी ये काम पूरा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी। आपके पास कोई भी इंडस्ट्री है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप भी एक काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका भी एक मेजरमेंट है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके कुछ परसेंटेज आ रहे हैं। अगर परसेंटेज ख़राब आते हैं तो आप भी कहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, तो आप उसके रीज़न ढूंढते हैं कि हमने अच्छा नहीं पढ़ाया या आपने ढंग से नहीं पढ़ा या आपका हेल्थ ख़राब था या पेपर टफ था, इस टाइप के रीज़न ढूंढते हैं, फिर उसको रिफ़ाइन करते हैं, ठीक है ना। तो इट मीन्स कोई भी काम अगर हो रहा है, चाहे इंडस्ट्री में हो रहा हो, चाहे घर में हो रहा हो, चाहे हम कर रहे हैं, उसकी इफ़िशेंसी को देखने का तरीका है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी को क्या कह रहे हैं, अगर इंडस्ट्री के लिहाज से देखें, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अगर हम उसको इंडस्ट्री के लिहाज से देख रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि ये किसी भी इंडस्ट्री का इकोनॉमिक हेल्थ है, ठीक है। जैसे हमारी हेल्थ है वैसे इंडस्ट्री की हेल्थ है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है, अपना काम प्रॉपरली कर पा रही है। तो अगर प्रोडक्टिविटी को हम एक डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो इसको ऐसे कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, इट मीन्स आउटपुट, and the quantity of resource used in the course of production, that is input, in a period of time। एक certain time period में हमने क्या प्रोडक्शन किया और उसको प्रोडक्शन को करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व किया, उसका अगर रेशियो देखा जाए, है ना, तो उसी को कह रहे हैं प्रोडक्टिविटी। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपने कितने नंबर पाए और टोटल उसमें कितने नंबर की गुंजाइश थी, तो वहाँ परसेंटेज निकालते हैं। वैसे इंडस्ट्री के लिए हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी का एक जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। और सारी की सारी इंडस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो यही है कि प्रोडक्टिविटी हमेशा हमारा बढ़ता रहे, यही काम हम देखना चाहते हैं, ठीक है। देखें जरा प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करती है, व्हाट इज़ द मेथड टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। फॉर्मूला क्या है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। मैथमेटिक्स से देखा जाए न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। एक तरीका ये हो सकता है कि आउटपुट को इंक्रीज़ किया जाए, इनपुट कांस्टेंट रखा जाए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कह रहा है कि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर इनपुट कांस्टेंट है तो अगर हम चाहते हैं प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो तो एक तरीका है कि आउटपुट को बढ़ाया जाए, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड हुआ। सेकंड मेथड क्या हुआ
कि आउटपुट कांस्टेंट रखा जाए, जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो उतना ही रहे, बट जो हमारा इनपुट है वो और कम हो, हमारी जो उसमें इनपुट कॉस्ट लग रही है वो थोड़ी सी मिनिमाइज हो। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। एक तीसरा तरीका भी है कि आउटपुट भी बढ़े, ठीक है, और इनपुट भी डाउन हो। तो इसमें से बेस्ट तरीका कौन सा, बेस्ट मेथड कौन सा है? मेरे ख्याल से यही है, ये मेथड, दिस मेथड इज़ बेस्ट मेथड, कि किसी भी तरीके से ऐसा कोई काम किया जाए जिसमें कि आउटपुट इम्प्रूव करे लेकिन इनपुट कम लगाना पड़े, कम पढ़ के ज़्यादा नंबर मिल जाए। कुछ आप ऐसा तरीका ढूंढने की बात करते हैं। वैसे इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी के लिए हम ऐसा कुछ सोचते हैं कि इनपुट कम हो, ठीक है। तो अगर इसको देखने जाए तो इस सारी प्रोडक्टिविटी में कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इस प्रोडक्टिविटी को सबके रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी आप किसकी देखेंगे, लेबर की देखेंगे। कम लेबर लगाकर ज़्यादा काम हो जाए, है ना, तो आप कहेंगे लेबर प्रोडक्टिविटी, ओके। ऐसे ही मिनिमम मशीन, मिनिमम रिसोर्सेज लगा के ज़्यादा काम हो जाए तो आप कहेंगे मशीन प्रोडक्टिविटी। सिमिलरली सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्टिविटी, जो आपका सेलिंग मैन पावर इन्वॉल्व है, जो उसमें रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, वो हो सकता है। अगर इन सब को कंपाइल करके बात करें एक बार में तो उसी को आप कह सकते हैं दैट इज़ नोन एज ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी को मेजर करेंगे हम लोग, क्योंकि हम इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे उसमें इवेंट्स हो रहे हैं, और उसको हम अगर एक एक पार्ट में ब्रेक करके नहीं देखेंगे, हर पार्ट की एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो ये ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हमारी इम्प्रूव होना पॉसिबल नहीं है, ओके, ठीक। तो नेक्स्ट अगर बात करें कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं कुल मिला के यहाँ पे लगभग 8 फैक्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये सभी को इंक्लूड कर लेते हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल फैक्टर, प्रोडक्शन फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, फाइनेंस फैक्टर, मैनेजमेंट फैक्टर, गवर्नमेंट फैक्टर, लोकेशन फैक्टर। ये सारे फैक्टर मिलकर ही हमारी प्रोडक्टिविटी को बात करते हैं। जब देखिए हमने लोकेशन की बात यहाँ फिर से आ गई, ये लोकेशन की बात किया था ना कि लोकेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि लोकेशन आप जहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं वहाँ की कुछ लोकल कंडीशंस होती हैं, कुछ लोकल वेरिएबल्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ लोकल पॉलिटिक्स होती है, लोकल वहाँ की सोसाइटी होती है, उनका जीना अलग होता है। और क्योंकि इंडस्ट्री वहाँ पे है तो हमें मैन पावर वहीं से लेना है, तो वहीं से लेना है तो उनके कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हमारी इंडस्ट्री उनके कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पाती है तो सब कुछ बेहतर होने के बावजूद भी वहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर पाते। ऐसा कुछ आपको रीजन देखने को मिलेगा टाटा नैनो के प्लांट को वेस्ट बंगाल से गुजरात जाने में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो कुछ इतनी बातें हो रही कि प्रोडक्टिविटी क्या है। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं, रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंट मशीन ब्रेकडाउन, है ना, कि अगर आपकी इंडस्ट्री है उसमें कुछ मशीन्स हैं और मशीन अगर ब्रेकडाउन हो गई, ब्रेकडाउन मीन्स उसने काम करना बंद कर दिया, कोई फेलियर आ गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, और ऐसा अगर बार बार आता है, क्योंकि मशीन के ब्रेकडाउन होने के बाद आपकी सारी चीज़ें वहीं स्टॉप हो जाती हैं, आपके पास मैन पावर है, आपका लेबर है, वो आइडल है, उससे कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। एनर्जी आपकी इन्वेस्ट जा रही है, जितना आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उसका लंच डिनर एनीथिंग जो कुछ आप कॉस्ट इन्वॉल्व कर रहे हैं सब यूजलेस है। तो मशीन का ब्रेकडाउन होना नहीं चाहिए, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पैरेलल में दूसरी मशीन रख सकते हैं अगर आपका कॉस्ट अलाउ करता है तो, या ऐसा कुछ सिस्टम हो कि बहुत जल्दी रिपेयर हो जाए, या बेस्ट ऑप्शन क्या है कि ऐसी मशीन्स हों जो जिसमें ब्रेकडाउन ना हो। उसके लिए कुछ जो मेंटेनेंस के आपके पास प्लान हैं वो बेहतर होने चाहिए, टाइम टू टाइम सर्विसिंग होनी चाहिए जिससे ब्रेकडाउन ना हो, क्योंकि ब्रेकडाउन का लॉस बार बार होने से आप मैनेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज अब्सेंस ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल, मीन्स हर इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, एनर्जी, टाइम, इतने सब को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में भी इन्वॉल्व हैं। घर को भी अगर कहा जाए तो एक इंडस्ट्री कह सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री कहना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इंडस्ट्री में मॉनिटरिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होते हैं, कुछ टूल्स एंड टेक्निक यूज़ किए जाते हैं, कुछ ऑफिसर्स होते हैं। घर में ऐसा कुछ नहीं है, आपकी कोई अटेंडेंस नहीं होती है कि आप मॉर्निंग 6 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी तो है, क्योंकि वहाँ पे एक इमोशनल बॉन्डिंग है। तो वो सारी कंट्रोलिंग जो एक मैनेजर करता है पेपर से, जो एक थंब लगा के अटेंडेंस से हो रहा है, वो फैमिली में सब कुछ ऑटोमेटिक होता है ना। तो इसलिए अब अगर कोई मैनेजरियल सिस्टम वहाँ पे प्रॉपर नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो भी काम सफ़र करेगा। उससे क्या होगा, आदमी आइडल रहेगा।
ऐसा भी कई बार होता है कि इंडस्ट्री के पास वर्क नहीं है, मैन पावर तो है, मशीन तो है, वर्क नहीं है, तो आदमी जो आपका मैन पावर है वो आइडल बैठा हुआ है, कोई काम नहीं है ना, तो प्रोडक्टिविटी सफ़र करेगी। कन्फ्यूजन इन मशीन शेड्यूलिंग, मशीन की शेड्यूलिंग बहुत प्रॉपर की बात है। इस मीन्स क्या है कि हमें कुछ मशीन्स हैं और ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, ढेर सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनको उस मशीन पे शेड्यूल करना है कि किस प्रोडक्ट को पहले उस पर रखा जाए, जिससे कि मशीन का यूटिलाइजेशन टाइम बहुत ज़्यादा हो। हम ये नहीं चाहते कि हमारे पास जो मशीन है वो 1 सेकंड के लिए भी आइडल रहे, 1 सेकंड के लिए भी खाली रहे। हम चाहते क्या है कि अगर मशीन है तो 24/7 वो कंटिन्यूअस वर्क करती रहे। इट मीन्स उसको जॉब मिलना चाहिए। एक मशीन को, एक लेबर के पास अगर काम नहीं है, इट मीन्स इट इज़ द फॉल्ट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, ये भी मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर मटेरियल शॉर्ट है तो उसमें लेबर की या मशीन की गलती नहीं है। एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री, हाँ ये बात ज़रूर है कि कई बार हम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो इन्वेंट्री बढ़ जाती है। कई बार हमारे पास सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट रहते हैं, उसकी इन्वेंट्री बढ़ जा रही है। तो अगर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत बढ़ती जाएगी और उससे हमारे पास फिर कॉस्ट कहते हैं अफेक्ट डालेगा प्रोडक्टिविटी पे। बैड प्लांट लेआउट बहुत बड़ी चीज़ है। प्लांट बहुत अच्छा बनना चाहिए जहाँ से उसका जो लेआउट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। ऐसा ना हो कि एक इंसान को छोटे से काम के लिए 4 कमरे में मूव करना पड़ रहा है। अगर लगता है कि उसको दिन भर में 100 बार मूव करना पड़ रहा है तो वो दोनों चीज़ें आसपास होनी चाहिए। इस टाइप का कुछ हम लोग प्लांट लोकेशन में स्टडी करेंगे और प्लांट लेआउट को डिज़ाइन करेंगे, प्लांट लेआउट को ऑप्टिमाइज़ करके देखेंगे कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बैड प्रोडक्ट डिज़ाइन। अगर आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन बैड है तो क्वालिटी बेहतर होने के बाद भी आप उसको कोई यूज़ नहीं करने वाला है, उसकी सेल नहीं हो पाएगी, है ना। लैक ऑफ मोटिवेशन, एम्प्लॉय में मोटिवेशन होना ज़रूरी है। पुअर वर्किंग एनवायरनमेंट मीन्स आपका जो मैन पावर है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा हेल्दी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो प्रॉब्लम में रहें बार बार, है। इट्स ओके। तो नेक्स्ट आते हैं अगर हम ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो किसी भी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्टिविटी बात समझ में आ गई कि आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। अब इसको मेजरमेंट करने के जो तरीके हैं उस पर ज़रा बात करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? आउटपुट इन रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्शन, है ना। आउटपुट मीन्स क्या है? अगर हम कोई सामान बनाते हैं तो अल्टीमेटली हमें उस सामान से मतलब नहीं है, हम उस सामान को सेल करके कुछ पैसा लाना चाहते हैं। तो अल्टीमेट जो सामान अपने प्रोडक्ट को सेल करने के बाद हमें मिलना है वो रेवेन्यू है, पैसा है। तो आउटपुट इन रेवेन्यू फॉर्म एंड एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल। तो जितना पैसा हमने खर्चा किया उसको बनाने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसको कस्टमर तक पहुंचाने में, और कस्टमर से जितना हमें पैसा मिला, इन्हीं का रेशियो को हम कह रहे हैं प्रोडक्टिविटी, है ना। इसी को दूसरे टर्म में कह सकते हैं, एक लार्जर टर्म में कह सकते हैं दैट प्रोडक्टिविटी इज प्रॉफिट डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसी को मेजर करना है, डिफरेंट तरीके से मेजर करते हैं। ठीक, तो मीन्स अगर हम बात करें कि ये तो अभी जो बात हुई वो तो ऐसी इंडस्ट्री के लिए हुई जहाँ कोई गुड्स है, जहाँ टेंजिबल आइटम है, हम सेल कर रहे हैं, कुछ अर्निंग हो रही है। लेकिन जहाँ सर्विसेज है वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हाउ टू मेजर द प्रोडक्टिविटी। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि डिफरेंट कस्टमर्स रिक्वायर डिफरेंट सर्विसेज, है ना। एक सर्विस इंडस्ट्री में हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ठीक, हॉस्पिटल में जाएँ तो वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट पेशेंट के अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो मिक्स ऑफ कस्टमर्स चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, और इस टाइप का पर डे देखा जाए तो कस्टमर चेंज होते रहते हैं, तो वहाँ इसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है। देयरफॉर रेवेन्यू अर्न पर मैन डे इज़ मोर सुटेबल। इट मीन्स पर पर्सन, एक आदमी पर डे कितना रेवेन्यू अर्न कर रहा है, इस बेसिस पे हमें प्रोडक्टिविटी को मेजर करने का तरीका ज़्यादा ठीक पाया जाएगा यहाँ पे। ओके, देन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। ऐसे कौन से टूल और टेक्निक हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में यूज करने वाले हैं जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। ठीक है, फर्स्ट इज वर्क स्टडी, वी हैव डिस्कस अबाउट इट। मोशन स्टडी, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, जॉब इवेल्युएशन, मटेरियल हैंडलिंग, ऑपरेशन रिसर्च एंड सिस्टम एनालिसिस। इस टाइप के कुछ टूल्स हैं जो हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करेंगे और इसको यहाँ पे देखेंगे। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजर्स वन बाय वन। तो नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट इज पार्शियल प्रोडक्टिविटी मेजर्स, दैट इज नोन एज PPM, है ना। इट इज़
रेशियो ऑफ आउटपुट टू ओनली वन क्लास ऑफ इनपुट। इट मीन्स अगर हम देखें ना तो प्रोडक्टिविटी के लिए तो काफ़ी कुछ इन्वॉल्व है, मैन है, मटेरियल है, मशीन है, मनी है, एनर्जी है, टाइम है। लेकिन अगर हम इसको वन बाई वन करके देखें, मीन्स जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन में जो मैन का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो जो मैन पावर है उसकी एफिशिएंसी क्या है, ऐसे अगर वन बाई वन करके देखें तो इसी को कह रहे हैं पार्शियल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि कंप्लीट तो हुआ नहीं। प्रोडक्टिविटी में तो काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसमें हम केवल एक चीज़ लेके देख रहे हैं, दैट इज इट इज़ रेशियो ऑफ आउटपुट टू ओनली वन क्लास ऑफ इनपुट। ओनली वन क्लास ऑफ इनपुट के मीन्स क्या है, इट मे बी लेबर, इट मे बी कैपिटल, इट मे बी मटेरियल और एनर्जी और एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं इससे एक फ़ायदा ये मिल जाता है कि हमें उस क्लास का कि कैपिटल का क्या प्रोडक्टिविटी हुई है, जो हमारे पास मशीन है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, जो एनर्जी खर्चा हो रही है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या है, इस टाइप से हम यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल जाती है। तो अगर हम इंडिविजुअल चीज़ों को देख पाते हैं तो कहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व कर पाते हैं। इसका एक जो डिसएडवांटेज है वो है कि ये ओवर एम्फेसाइज करता है ऑन ओनली वन इनपुट, है ना, ओवर एम्फेसाइज ऑन वन इनपुट ओनली। ठीक है, कैन नॉट रिप्रेजेंट ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। इससे हम इंडस्ट्री की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के बारे में बात नहीं कर सकते। जैसे अगर एक एग्जांपल लें कि सपोज दैट कि अगर हम बात करें ह्यूमन प्रोडक्टिविटी की, तो अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, हमें 2000 उससे रेवेन्यू हुआ है और हमने 600 मैन पावर उसमें इन्वॉल्व है। मान लीजिए 2000 कार्स 1 मंथ में प्रोड्यूस की गई, मैन्युफैक्चर की गई, और उसको इतने 2000 कार को मैन्युफैक्चर करने में 600 मैन पावर लगी है। तो आप कह सकते हैं कि पर मैन कितनी कार मैन्युफैक्चर हुई है। तो आपको अगर 2000 को 600 से डिवाइड कर देंगे तो आप पाएंगे 3.3। तो आप कह सकते हैं कि ह्यूमन प्रोडक्टिविटी हमारी 3.3 है उस इंडस्ट्री की। सिमिलरली मटेरियल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ऐसे ही आउटपुट डिवाइड बाय मटेरियल इनपुट, कितना मटेरियल उसमें इन्वॉल्व हुआ है, कितना स्टील इन्वॉल्व हुआ है, उस पर बात कर सकते हैं, तो ऐसी कोई वैल्यू मिल जाती है। कैपिटल प्रोडक्टिविटी की बात कर सकते हैं, कितना मनी इन्वॉल्व हुआ है। 2000 कार को बनाने में 600 लाख रुपीस अगर इन्वॉल्व हुए हैं तो उससे हमें कैपिटल प्रोडक्टिविटी मिल जा रही है। ऐसे ही एनर्जी प्रोडक्टिविटी और कोई भी अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। तो इस टाइप से हमें एक पार्शियल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। तो ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस other types of productivity, and thank you so much. Best wishes.